Hello student, this is Anita Rathore. Today we are going to study new chapter 3rd, Motion in a Straight Line. The topics we have to learn: first, branches of physics; second, concept of point object, reference point and frame of reference; third, origin of position and time, rest and motion relative terms; fourth, motion in 1, 2 and 3 dimension. फर्स्ट, मैकेनिक्स। फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी जो है फिजिक्स की ब्रांच हैं। और फिजिक्स की ब्रांच में हम यहाँ पर मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है? Mechanics is a branch of physics that deals with the motion of a body due to the application of force। यानी कि मैकेनिक्स में हम जो किसी बॉडी के मोशन और जिस फोर्स की वजह से या फोर्स के जिस टाइप की वजह से उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से, फोर्स यानी कि पुश और पुल, तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में मोशन क्रिएट होता है, यानी कि बॉडी थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाती है। अगर बॉडी एक स्फेरिकल बॉल है तो बॉल पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो लुढ़कने लगेगी, यानी कि बॉल रेस्ट पोजीशन में जो रखी थी अब वो मूव करने लगेगी, यानी कि उसमें मोशन प्रोड्यूस हो गया। तो मैकेनिक्स के अंदर हम उस बॉल को और जिस फोर्स के थ्रू उसमें ये मोशन प्रोड्यूस हुआ है उसको भी पढ़ेंगे, यानी कि फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को भी पढ़ते हैं और उस बॉडी को पढ़ते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि डील करती है बॉडी के मोशन को और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को। द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स आर, अब मैकेनिक्स की भी दो ब्रांचेस होती हैं, फर्स्ट स्टैटिक एंड सेकंड डायनेमिक्स। स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक में हम सिर्फ उस बॉडी को, जो कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी कि उस पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, कैसी पोजीशन में है? स्टैटिक पोजीशन में है, यानी कि उसमें कोई भी मोशन या मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि सपोज अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है और हम उस बॉडी पर दोनों तरफ से यानी इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि सपोज अगर हमारे पास ये बॉडी है, अब हम यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो ना तो बॉडी इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी और ना ही वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्यों रहेगी? क्योंकि उसके ऊपर दोनों तरफ से कैसा फोर्स लग रहा है? सेम फोर्स लग रहा है। तो जब सेम फोर्स लगता है तो कोई भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है, बॉडी स्टैटिक रहती है, जिसको हम कहते हैं कि इस बॉडी पर फोर्स जो लग रहा है वो कैसा है? वो इक्विलिब्रियम फोर्स है, यानी कि वो बॉडी में मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक, यानी कि फिजिक्स की स्टैटिक ब्रांच में हम ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसी बॉडीज को स्टडी करते हैं जिस पर की फोर्सेस जो है वो किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सेकंड जो ब्रांच है वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि यहाँ पर किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है और मोशन जब प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर, इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लग रहा है। तो इस ब्रांच में हम उस बॉडी के मोशन और उस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर डायनेमिक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है? The study of the motion of the object without taking into account the cause of their motion is called kinematics। Kinematics में हम सिर्फ उस बॉडी को स्टडी करेंगे जिस बॉडी पर मोशन हो रहा है, हम उस फोर्स को स्टडी नहीं करते हैं जिस फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ उस जो बॉडी मूव कर रही है हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे, फोर्स को नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड ब्रांच है काइनेटिक्स। Kinetics is the study of motion which relates to the action of force।
कॉजिंग द मोशन एंड मास दैट इज मूव्ड, यानी कि इसमें आपकी बॉडी भी इंक्लूड है और उस बॉडी पर जो मोशन हो रहा है यानी कि उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं, मोशन ऑफ द बॉडी एंड फोर्स। नेक्स्ट है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन को हम बताते हैं रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। रेफरेंस पॉइंट कोई भी चीज़ होती है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके की रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरी बॉडी का मोशन बता सकें। जैसे कि अगर कोई एक पेड़ खड़ा है और पेड़ के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि पेड़ के रिस्पेक्ट में कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, तो पेड़ की जो पोजीशन है वो तो स्टेबल है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो उसी पोजीशन पे है। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो बच्चा साइकिल चला रहा है उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो ट्री जो है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके की रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकें, वही होता है रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट को हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलॉन्ग विद भी बता सकते हैं, जो कि हम फिजिक्स में बताते हैं। जैसे कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है एक्स वाई जेड, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दो तीनों के क्या है, ये एक्सिस तीनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है और ये भी 90 है। और ये जब परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये ओ पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। तो हम इस ओ पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट सपोज कर सकते हैं। So the coordinate system coordinates x, y, z of an object describe the position of the object with respect to the this coordinate system। तो यहाँ पर इस coordinate system के along with यहाँ पर एक वॉच रखी हुई है। तो इस coordinate system के along with हम इस वॉच की पोजीशन को बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये coordinate system तो स्टेबल है और ये वॉच की पोजीशन भी स्टेबल है, लेकिन हम ये बता सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से कि ये वॉच एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विद अ क्लॉक टू मेजर द टाइम कंस्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपकी इनिशियल जो आपने 9th क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं। तो अगर आप लोग वहाँ से स्टडी करना चाहें तो आप लोगों के लिए वो बहुत इजी रहेगा, आप इसको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन, जब हम इंक्रीजिंग टर्म्स में आगे बढ़ेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलॉन्ग विद, जब हम इंक्रीजिंग नंबर्स में आगे बढ़ते हैं तो यानी कि हमारा जो डायरेक्शन है वो इंक्रीजिंग नंबर है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलॉन्ग विद जब हम डिक्रीजिंग नंबर्स में बढ़ते हैं तो वही डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन के ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी उसी को हम कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिक्रीजिंग नंबर के अलॉन्ग विद जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विद इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विद अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर? While describing motion, we use reference point or origin with respect to w dot r dot t। इसका मतलब है with respect to which the motion of other bodies are observed। यहाँ पर किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट सपोज किया जाता है, और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम बताते हैं कि वो बॉडी स्टेबल पोजीशन में है या मोशन में है, या फिर उसकी पोजीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वी कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट एज रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल अ कार एट रेस्ट और इन द मोशन कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि हम किसी भी
चीज़ को यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक कार जबकि ये रेस्ट में हो और मोशन में हो, उसको भी हम रेफरेंस पॉइंट के जैसे यूज कर सकते हैं। व्हेन यू ट्रेवल इन अ बस और अ ट्रेन यू कैन सी द ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड द पोल्स मूविंग बैक। जब हम बस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम बाहर की सारी चीज़ों को, जैसे कि पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं और खंबे हैं, उनको हम देखते हैं कि वो पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम बस या ट्रेन को रेफरेंस पॉइंट माने तो हमारे रिस्पेक्ट में वो सारी चीज़ें जो हमें बाहर दिखाई दे रही हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रही हैं। और अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है और आप बस या ट्रेन में बैठे हुए हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बाहर खड़े हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में आपका जो डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करते हुए दिखाई दोगे। लेकिन जब आप अंदर बैठे हैं तो आपको बाहर की सारी चीजें बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करती हुई दिखाई देंगी। सो बोथ यू एंड द ट्री कैन सर्व एज रेफरेंस पॉइंट बट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विदाउट रेफरेंस पॉइंट। तो दोनों को ही हम, चाहे आप अंदर हो चाहे कोई व्यक्ति बाहर हो, दोनों को ही हम रेफरेंस पॉइंट सपोज कर सकते हैं, लेकिन हर एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट if its position remains constant with respect to its surrounding और frame of reference। कोई भी बॉडी को हम रेस्ट में तब कहते हैं जब उस बॉडी का कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसकी सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में कोई भी मोशन नहीं होता, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के आगे एक कार खड़ी है, हमने सुबह देखा कि वो गाड़ी खड़ी थी, वो कार खड़ी थी, फिर हमने 2 घंटे बाद देखा कि वो कार अभी भी खड़ी हुई है, फिर हमने 2-3 घंटे बाद देखा तो वो कार अभी भी खड़ी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर उस बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मानूं तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस कार की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कार बिल्कुल भी मूव नहीं की है। तो हम ये कहेंगे कि इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो कार है वो रेस्ट पोजीशन में है। अब अगर वही कार मूव करती है, हमने देखा कि वही कार सुबह रेस्ट पोजीशन में खड़ी थी और दोपहर को वही कार वहां से चली गई, यानी कि अब चली गई और जाने के बाद उसकी जो बिल्डिंग से डिस्टेंस है अब 10 किलोमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग जिसको कि हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अब इस कार की पोजीशन में चेंजेस आ गए हैं, पोजीशन चेंज हो गई है। पहले सामने खड़ी थी, अब 10 किलोमीटर दूर पर है। तो अब ये जो गाड़ी का जो मूव करना हुआ वो क्या हुआ, मोशन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेस्ट के आपके एग्जाम्पल्स हैं माउंटेन्स, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है जिसकी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और मोशन में अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा तो उसको हम बोलेंगे मोशन। एग्जाम्पल्स हैं मूविंग कार्स, बसेस, ट्रेन्स, क्रिकेट बॉल्स, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्योंकि सन की पोजीशन अगर स्टेबल है तो उसके चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब क्या है, मोशन में हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन मोशन, और सारे जो गैसेस हैं उनके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी मोशन में हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं और बस में आपके साथ साथ बहुत सारे और भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो जब हम अपने सामने वाले पैसेंजर को देखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम दोनों पैसेंजर्स में से कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम स्टेबल हैं और हमारे रिस्पेक्ट में वो स्टेबल है। बट हम दोनों के रिस्पेक्ट में बाहर जितने ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, वो सारे मूव कर रहे हैं। तो अगर हम ये देखें तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो स्टेबल हैं, लेकिन हम दोनों अगर जब बाहर देखते हैं तो बाहर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मूविंग पोजीशन में है।
इसी तरीके से अगर अर्थ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अर्थ पर प्रेजेंट कोई भी रेफरेंस पॉइंट के अलोंग विद उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है। बट हमें पता है कि अर्थ भी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो अगर हम किसी और प्लैनेट पर जाकर अर्थ को देखते हैं तो अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी मूव करेगा। तो अगर जब हम अर्थ से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो वो रेस्ट पोजीशन में था, और हम दूसरे प्लैनेट से जाके उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो मोशन में है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। कभी वही ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो सकता है और कभी वही ऑब्जेक्ट आपका मोशन में हो सकता है। An object which is rest can also be in motion simultaneously. For example, the passengers sitting in a moving train are at rest with respect to each other, but they are also in motion at the same time with respect to the objects like trees, building, etc. ये वही चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बस के अंदर सारे पैसेंजर हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन बाहर के ऑब्जेक्ट के अलोंग विद वो सारे क्या हैं, मोशन पोजीशन में हैं। नेक्स्ट है मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। वन डायमेंशनल मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये z, x, y ये हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ x एक्सिस में आगे बढ़ता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन x डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो हम इसको कहेंगे ये वन डायमेंशनल मोशन है। या सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिर्फ z के अलोंग विद चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो सिर्फ क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। यानी कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट के अलोंग विद जब उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये वन डायमेंशनल मोशन है। जैसे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल if only one of the 3 coordinate is required to be specified with respect to time. It is also known as rectilinear motion, और ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जा सकता है। इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और इस मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अ ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, अ मैन वॉकिंग इन अ नैरो लेवल्ड रोड, एटसेट्रा। 2 डायमेंशनल मोशन जब कोई भी बॉडी का मोशन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि 3 कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें से किसी भी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके थ्रू स्पेसिफाइड हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये y, x और ये आपका z है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जा रहा है इस तरीके से। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन बताएं तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हमें यहाँ से x की डिस्टेंस बतानी पड़ेगी कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है ये, और यहाँ से हमें y एक्सिस का डिस्टेंस बताना पड़ेगा। तो इसके मोशन को स्पेसिफाइड करने के लिए हमें x की और y की दोनों के एक्सिस की जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पर जो ये मोशन होगा वो मोशन होगा 2 डायमेंशनल मोशन। The motion of an object is said to be 2-dimensional if 2 of the 3 coordinates are required to be specified with respect to time. यानी कि तीनों में से कोई भी हमें 2 की जरूरत पड़ गई उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आंट मूविंग ऑन अ फ्लोर, अ बिलियर्ड बॉल मूविंग ऑन अ बिलियर्ड टेबल, एटसेट्रा। 3 डायमेंशनल मोशन वो मोशन है जब x, y और z तीनों की जरूरत पड़ेगी हमें उसके मोशन को या उसकी पोजीशन को स्पेसिफाइड करने के लिए। जैसे कि आसमान में कोई भी पतंग उड़ रही है, प्लेन उड़ रहा है, तो हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस
तीनों में उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल इफ all the three coordinates are required to be specified with respect to time. Such a motion takes place in space. यानी कि ऐसा मोशन जो होगा वो स्पेस में होगा, जैसे अ फ्लाइंग एरोप्लेन, बर्ड, काइट एटसेट्रा। थैंक यू।